देखो बच्चों, अब हम लोग एक और फंक्शन की तरफ चलते हैं जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर से बिल्कुल मिलता जुलता फंक्शन है और उसका नाम होता है लीस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो ध्यान दीजिए, लीस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं होता, फिर भी इसको पढ़ना जरूरी है। देखो इसका सिंबल ऐसे होता है, लीस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ये इसका सिंबल होता है। देखो ध्यान दो। ठीक, देखो जैसे मैंने बताया था, ये इंटीजर्स होते हैं। क्या बोलो, 0 1 2 3 -1 -2, ये सारे क्या होते हैं बोलो, इंटीजर्स। तो ये बिल्कुल काफी हद तक ग्रेटेस्ट इंटीजर से मिलता जुलता होता है। देखो ध्यान दो, जैसे इसमें क्या होता है, अगर हम x को इंटीजर ले लें तो इसकी वैल्यू उसी के बराबर ही रहेगी। अगर हम x को कोई भी इंटीजर ले लें, मान लीजिए हमने 1 ले लिया, तो वैल्यू 1 के ही बराबर होगी। ठीक है, ध्यान देना, इसका ब्रैकेट इस टाइप का होता है, इस टाइप का, ये इसका सिंबल होता है। हर फंक्शन का सिंबल अलग अलग होता है। देखो जैसे मॉडुलस का सिंबल अलग था, ग्रेटेस्ट इंटीजर का अलग था, लीस्ट इंटीजर का अलग है, अभी हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट पढ़ेंगे उसका अलग होता। ठीक, तो अगर x इंटीजर है तो वैल्यू उसी के बराबर। जैसे मान लो अगर हमने x को -3 ले लिया तो वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो -3 के ही बराबर है ना। जैसे मान लो अगर हमने x को 2 ले लिया, देखो ये इंटीजर है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 2 के ही बराबर। जब तक x इंटीजर है वैल्यू उसी के बराबर ही रहेगी, जैसा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में भी था, बिल्कुल ऐसा ही ग्रेटेस्ट इंटीजर में था। ध्यान दो, अब अगर x को इंटीजर नहीं लिया, मान लो x को 1.2 लिया, तो देखो क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर के केस में ये वैल्यू 1 हो जाती थी, यहां पर वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। देखो जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करते थे तो वैल्यू उससे कम हो जाती थी, अब यहां पर 1.2 है तो वैल्यू उससे ज्यादा मतलब 2 हो जाएगी। ये फर्क है ना। लीस्ट इंटीजर क्या करता है, नॉन इंटीजर के केस में वैल्यू को ज्यादा कर देता है। जैसे कि मान लो अगर हम x को लेते हैं 3.6, तो क्या वो बोलो, लीस्ट इंटीजर 3.6। अब 3.6 से बड़ा इंटीजर क्या हो गया बोलो, 4, तो इसकी वैल्यू देखो 4 हो गई। जैसे मान लो हमने x को लिया -1.2, तो लीस्ट इंटीजर -1.2, तो देखो -1.2, तो -1.2 से बड़ा इंटीजर क्या होगा बोलो, -1। ध्यान दो, जैसे ये 0 है ना, ये -1 है, ये -2 है, तो -1.2 से बड़ा इंटीजर क्या हो गया, -1। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते तो वैल्यू क्या हो जाती, -2 हो जाती है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर में वैल्यू कम हो जाती, इसमें वैल्यू ज्यादा हो जाती है। और इंटीजर के केस में वैल्यू वही रहती है, इंटीजर के केस में वैल्यू वही रहती है, और नॉन इंटीजर के केस में वैल्यू ज्यादा हो जाती है। यहाँ पर ध्यान दो, तो देखो होता क्या है, अगर हम x को इंटीजर ले लें, इंटीजर, तो लीस्ट इंटीजर की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर के ही बराबर होती है अगर हमने x को इंटीजर ले लिया। लेकिन अगर हम x को इंटीजर नहीं लें तो क्या हो रहा है, देखो, तो लीस्ट इंटीजर की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर से एक ज्यादा हो जाती है ना। अगर हम x को इंटीजर ले लें दोनों की वैल्यू बराबर हो जाती है, अगर x को इंटीजर नहीं लें तो लीस्ट इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर से एक ज्यादा हो जाता। अब देखो जैसे इसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं, इसका भी ग्राफ बना सकते हैं, इसमें ही वही सारे सवाल कर सकते हैं। तो हालांकि इसके क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट होते नहीं है जितने ग्रेटेस्ट इंटीजर के, फिर भी देखो हम इसकी कुछ पॉइंट्स यहाँ पर सीखते हैं। देखो ध्यान दो, इसको लिखो जरा सा बच्चे ध्यान से। लिखिए आप लोग, थोड़ी मैं इंक भर लूं पेन में, लिखते लिखते इंक खत्म हो जाती है, क्या करें भाई, इतना लिखना पड़ता है दिन में, आप लोगों को समझाते हैं, यही अपनी ड्यूटी है बेटा। ठीक है, देखो ध्यान दो, जैसे हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिफाइन किया था बिल्कुल वैसे इसको भी हम डिफाइन करेंगे। देखो ध्यान दो कैसे, देखो 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 लीस्ट इंटीजर, अगर मान लो x की वैल्यू मान लो
अगर x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है ना, मान लो जो x है वो 0 1 के बीच, जैसे मान लो ऐसे है, मान लो ये है 0.1, तो अब वैल्यू क्या होगी, अब वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना। तो अगर x 0 1 के बीच में है तो पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, 1 के बराबर हो जाएगी। ध्यान दीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर में यही वैल्यू 0 हो गई थी, यहां 1 हो जाएगी। हाँ, अगर x 1 के बराबर है तब भी वैल्यू 1 ही रहेगी। देखो 0 पर इक्वल नहीं लिया, क्योंकि अगर x 0 होगा तो वैल्यू 1 नहीं, अगर x 1 होगा तो वैल्यू 1 हो जाएगी। ध्यान दीजिए, मान लीजिए x है 1 से लेकर के 2 तक। अब देखो अगर 1 2 के बीच, देखो जैसे ये 1 2 के बीच में, तो वैल्यू क्या हो गई थी, 2 हो गई थी। तो इसी प्रकार यहां पर देखो वैल्यू 2 हो जाएगी, अगर x 2 के बराबर है तब भी वैल्यू 2 हो जाएगी। मान लो अगर x है 2 और 3 के बीच में, तो वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, 3 के बराबर हो जाएगी। ध्यान दीजिए, ठीक। तो देखो ध्यान दो, यहां पर क्या हो रहा है, जो हमारी वैल्यू है, देखो जैसे 0 1 के बीच में तो वैल्यू 1 है, 1 2 के बीच में तो वैल्यू 2 है, 2 3 के बीच में तो वैल्यू 3 है। मतलब जो वैल्यू है वो हमेशा x की ज्यादा वाली वैल्यू है। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर में ये वैल्यू कम वाली थी, तभी हमने उसको फ्लोर फंक्शन किया था, फर्श। यहां पर देखो जो वैल्यू है, जैसे x 0 से 1 तक है तो 1, 1 से 2 तक है तो 2, तो ये जो वैल्यू ले रहा है ये हमेशा x की ज्यादा वाली वैल्यू ले रहा है। ज्यादा वाली वैल्यू मतलब ये x की बड़ी वैल्यू ले रहा है। बड़ी वैल्यू मतलब सीलिंग, ये कहते हैं ना, देखो सीलिंग फैन, सीलिंग फैन मतलब छत के अंदर का जो पार्ट है उसे क्या कहते हैं, सीलिंग। तो ये x की बड़ी वैल्यू ले रहा है, इसलिए इस फंक्शन का नाम सीलिंग फंक्शन भी है, CEILING, है ना, सीलिंग फंक्शन। क्योंकि ये हमेशा जो आंसर ले रहा है वो x की बड़ी वैल्यू ले रहा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर आंसर छोटी वैल्यू लेता था, इसलिए उसको फ्लोर फंक्शन भी कहा जाता था। ध्यान दीजिए, देखो अब जैसे अगर हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करें तो बिल्कुल वैसे ही देखो इसका ग्राफ बना सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर की तरह ही देखो ग्राफ बना सकते हैं इसका। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर ये बनाया हमने y एक्सिस, ये बनाया हमने x एक्सिस। देखो ध्यान दो, x अगर 0 से 1 तक है तो वैल्यू 1, देखो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया 3, ये क्या हो गया -1, ये क्या हो गया -2। देखो ध्यान दो, 0 से 1 तक y कितना है 1, देखो ये y हो गया 1, x 0 से 1 तक और y कितना हो गया 1, ठीक। 0 पर इक्वल नहीं है तो सर्कल बना दो, और 1 पर इक्वल है तो देखो डॉट लगा दो, डॉट, ठीक। तो x अगर 0 से 1 तक है तो y बराबर 1 लाइन, y बराबर 1 लाइन का मतलब x के पैरेलल लाइन। देखो ध्यान दो, अगर x 1 से 2 तक है तो y बराबर 2 लाइन, देखो ऐसे, ये अगर x 1 से 2 तक है तो y इक्वल टू 2 लाइन। देखो यहाँ पर ये 1 होगा और ये 2, ठीक है। इसी प्रकार देखो अगर x 2 से 3 तक है तो y बराबर देखो 3 लाइन होगा, देखो ऐसे करके, ये यहाँ पर देखो ये ऐसे, अगर x 2 से 3 तक है तो y इक्वल टू 3 लाइन। इसी प्रकार देखो ये ग्राफ हम पीछे ले जा सकते हैं, देखो यहाँ पर भी ऐसे करके ये ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। इधर भी देखो यहाँ पर ऐसे करके ग्राफ बना सकते हैं, ऐसे करके पीछे ग्राफ बना सकते हैं। ध्यान दो, तो देखो ये भी ग्राफ सीढ़ियों के जैसा है, स्टेप की फॉर्म में है, काफी हद तक ग्रेटेस्ट इंटीजर की तरह है लेकिन थोड़ा उससे अलग है, तो इसको भी स्टेप फंक्शन कह सकते हैं। ये भी स्टेप फंक्शन हो सकता है क्योंकि ये ग्राफ भी देखो सीढ़ियों के आकार का है, सीढ़ियों की टाइप का है, ध्यान दो, इसलिए इसको भी हम स्टेप फंक्शन कह सकते हैं, ठीक बात है। देखो तो सीलिंग फंक्शन जो है लीस्ट इंटीजर फंक्शन, इसकी मैंने बेसिक आपको बता दी है, और इसमें बहुत ज्यादा कोई क्वेश्चन होते नहीं है, इक्वेशन है उसी तरह से हम लोग कर सकते हैं जैसे हम लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर में किया था। हालांकि जेई ने इसका क्वेश्चन बहुत ही रेयर कभी पूछा हो तो पूछा हो, आईआईटी ने कभी सीलिंग फंक्शन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर के तो आईआईटी ने बहुत सवाल पूछे, लेकिन सीलिंग फंक्शन का रेयर ही कोई 1 या 2 सवाल पूछा होगा, मुश्किल से, ठीक बात है। तो कि बहुत काम की चीज नहीं है, किताबों में है, इसलिए पढ़ लेना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। देखो अब हम लोग इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज पढ़ें जिसको हम लोग कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक। देखो इसको लिखो सब बच्चे ध्यान से,
देखो ध्यान दो, अब हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, देखो होता क्या है, जैसे मान लो आपने कोई वैल्यू x ले ली, आपने लिया 3.12, मान लो आपने ये वैल्यू x ले ली। अब देखो अगर हम इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर देखें तो वो क्या होगा 3, है ना। 3.12 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 3। अब देखो 3 के अलावा जो वैल्यू बची है, देखो ये, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। तो ये हो जाएगा 0.12, मतलब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया 3 और इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया बोलो 0.12। तो फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब होता है डेसिमल के बाद वाला पार्ट, है ना। फ्रैक्शनल पार्ट का बेसिक मीनिंग क्या होता है बोलो, डेसिमल के बाद वाला पार्ट। मतलब जैसे मान लो अगर हमने x की वैल्यू ले ली, फॉर एग्जांपल ध्यान दो 4.9, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो गया बोलो 4 और फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो गया बोलो 0.9 हो गया, है ना। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर और ये फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक। जैसे मान लो मैंने अगर x की वैल्यू इंटीजर के ही बराबर ले ली, तो अब देखो क्या हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 3 हो गया और फ्रैक्शनल पार्ट देखो 0 हो गया, क्योंकि देखो यहाँ पर डेसिमल के बाद कुछ है ही नहीं, है ना। सीधे सीधे x बराबर 3 है, तो डेसिमल के बाद कुछ है नहीं, हम चाहें तो इसको 3.0 लिख सकते हैं, तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा 0। मतलब अगर x इंटीजर है, अगर x इंटीजर है तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 होगा, ध्यान रखना। अगर x इंटीजर होगा, इंटीजर हम जानते ही हैं, अगर x इंटीजर होगा तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 होगा, ध्यान रखना। और देखो एक बात ध्यान दो, देखो फ्रैक्शनल पार्ट का जो आंसर आ रहा है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में। देखो फ्रैक्शनल पार्ट का जो आंसर आया ये हमेशा 0 और 1 के बीच में है, तो हम ध्यान रखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 से हमेशा छोटा होगा और 0 के बराबर भी हो सकता है। तो इस बात को हम अच्छे से याद रखें कि फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा और अगर x इंटीजर है तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 के बराबर होगा। देखो ये जो हमने अभी तक रिजल्ट देखे, इन सब रिजल्ट को देखकर हम एक बात ये कह सकते हैं कि x इज ऑलवेज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। ध्यान दीजिए, x इज ऑलवेज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, इस बात को भी याद कर लो। देखो फ्रैक्शनल पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जैसे मॉडुलस इंपॉर्टेंट है, ग्रेटेस्ट। अभी देखो ये जो फंक्शन हम पढ़ रहे हैं क्या होता है, आईआईटी के जो अच्छे सवाल होते हैं उसमें ये 2-3 चीजें आपस में मिल करके आ जाती हैं, तो अभी हम इनको अलग अलग पढ़ रहे हैं। देखो कितने सवाल मैं आपको साथ साथ आईआईटी के कराता हुआ चल रहा हूँ, बहुत सारे सवाल जो मैंने आपको कराए मॉडुलस में, ग्रेटेस्ट इंटीजर में, उसमें कितने सारे सवाल आईआईटी के पुराने आए हुए क्वेश्चन हैं, है ना। तो जो आईआईटी के पुराने आए हुए अच्छे क्वेश्चन हैं वो साथ साथ मैं कवर करता हुआ चल रहा हूँ, अभी मैं उनको अलग से भी सवालों को करा दूंगा, ठीक है। और जो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो भी अभी मैं सारे कवर करा दूंगा। तो पूरा 12th, पूरा 11th और पूरा आईआईटी, ये तीनों बातें मैं कवर करा दूंगा। जो भी टॉपिक मैं उठाऊंगा उसको पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगा, 11th भी पढ़ाऊंगा, 12th भी पढ़ाऊंगा, आईआईटी पढ़ाऊंगा, है ना। उसमें हम ज़्यादा अंतर नहीं कर सकते हैं। अब बस ये है कि 11th के, अगर हमारी क्लास 11th है तो 11th में देखना पड़ेगा, क्योंकि 11th में फंक्शन का बहुत छोटा पार्ट है, 12th में थोड़ा बड़ा पार्ट है और आईआईटी में पूरा फंक्शन है ना। तो थोड़ा जब हम अपनी किताब उठाकर एनसीईआरटी देखेंगे तो समझ जाएंगे कि भाई फंक्शन का कौन सा पार्ट हमारे 11th में है, कौन सा 12th में है, और आईआईटी में तो खैर सभी है, ठीक है। देखो ध्यान दो, x हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट के सम के बराबर होगा। देखो यहां से हम लिख सकते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मैथ्स में जब भी कभी फ्रैक्शनल पार्ट की जरूरत पड़ती है तो फ्रैक्शनल पार्ट की जगह ऐसा लिख देते हैं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान दो। देखो अब जैसे मान लो अगर हम x को नेगेटिव लें,
ध्यान दो, मान लो अगर हम x को ले ले -2.7, अब ध्यान देना, एक्चुअली इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो -2 नहीं होगा, इसीलिए इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.7 नहीं होगा। ध्यान दो, जब x निगेटिव हो जाए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वो नहीं होता जो यहाँ दिखता है, और फ्रैक्शनल पार्ट भी वो नहीं होता जो यहाँ दिखता है। जैसे पॉजिटिव में ऐसा ही था, ग्रेटेस्ट इंटीजर भी दिखता था, फ्रैक्शनल पार्ट भी दिखता था, इसमें ऐसा नहीं होगा। ध्यान दो, तो जैसे x बराबर -2.7 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा बोलो, -3 है ना। -2.7 का देखो, -2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -3, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा उससे छोटा हो जाता है। ठीक, अच्छा अब देखो फ्रैक्शनल पार्ट कैसे निकालेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट इस रिजल्ट से निकालेंगे। ध्यान रखना, अगर x नेगेटिव है तो फ्रैक्शनल पार्ट यहां से निकालेंगे, कैसे, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, x क्या है देखो, -2.7, x की वैल्यू क्या, -2.7, ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना, -3, और आगे एक माइनस और है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, +3, तो क्या बन गया बोलो, 0.3, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया बोलो, -3, एक आगे माइनस और है, तो माइनस माइनस +3, x क्या है बोलो, -2.7, तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ गया बोलो, 0.3 देखो आ गया। तो अगर x नेगेटिव होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा इस तरीके से निकालेंगे, इस फार्मूले की हेल्प से निकालेंगे अगर x नेगेटिव होगा, है ना। और ध्यान रखना, इंटीजर के केस में फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 होगा, चाहे इंटीजर पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, है ना, चाहे इंटीजर पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसका फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 होगा। ठीक है, देखो ध्यान दो, अब फ्रैक्शनल पार्ट का भी देखो हम लोग ग्राफ बनाए, जैसे हमने हर फंक्शन का ग्राफ बनाया, मॉडुलस का, ग्रेटेस्ट इंटीजर का, लीस्ट इंटीजर का, उसी प्रकार देखो हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट का भी ग्राफ बना सकते हैं। देखो ग्राफ इसका कैसे बनाएंगे, जरा इसको सब बच्चे नोट करिए ध्यान से। पहले